हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 12 90 डे चैलेंज का फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। आज का ये जो न्यू डे है, हम शुरू करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर, रीडिंग नंबर 5, एसेट एलोकेशन विद रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स। अभी तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं अपने एसेट एलोकेशन में, ये बचा है सिर्फ लास्ट चैप्टर और इसी के साथ हमारा हो जाएगा एसेट एलोकेशन खत्म। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हम जितने भी हमने पहले एसेट एलोकेशन की टेक्निक्स देखी या फिर पूरा सब्जेक्ट या टॉपिक में देखा एसेट एलोकेशन में, हमने अभी तक इसमें कोई कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं किए थे। बस जो ये वाला चैप्टर है ना, रीडिंग नंबर 5, इसमें हम रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स देखेंगे कि क्या क्या रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें ये जो जितने भी, वैसे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कितने 3 4 5 है ये आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एसेट साइज, लिक्विडिटी नीड्स, इसमें क्या इशू आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि एसेट साइज, लिक्विडिटी नीड्स, टाइम होराइजन और एक सेकेंड, ठीक है, मैंने रिजॉल्व कर दिया है। इसमें देखते हैं अब आगे कि टाइम होराइजन, एसेट साइज होती है हमारी एक तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फिर होती है लिक्विडिटी नीड्स, टाइम होराइजन, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स होगी और टैक्स कंसिडरेशंस भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिविजन्स की कब जरूरत पड़ती है हमारे एसेट एलोकेशन में, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए और कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। फिर हम देखेंगे यूज ऑफ शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स इन एसेट एलोकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से बिहेवियरल बायस होते हैं जो आते हैं एसेट एलोकेशन में और उसको हम रिकमेंड करेंगे कौन कौन से ओवरकम हम उसको कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन। हम बेसिकली क्यों देख रहे हैं एसेट एलोकेशन में कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हम जब एसेट एलोकेशन कोई भी बनाते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो हम वो तो नहीं बनाते कि मतलब इमेजिनरी कोई सिचुएशन में तो नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाएंगे, उसके रियल वर्ल्ड के जो उसके प्रॉब्लम्स होंगे उसको ओवरकम करते हुए हम एसेट एलोकेशन करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इसलिए हम इस पूरे चैप्टर में यही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सच में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एसेट साइज, लिक्विडिटी अगर किसी की है, या फिर टाइम होराइजन का या टैक्स कंस्ट्रेंट है, तो उन सबको हम स्टडी करने की कोशिश करें कि हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि इस रीडिंग में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वेज जिसमें एसेट एलोकेशन का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करते हैं टू एकोमोडेट स्पेसिफिक एसेट ओनर के सर्कमस्टांसेस और कंस्ट्रेंट्स। क्या इसमें बोल रहे हैं कि हम ऐसे देखेंगे कौन कौन से वेज होते हैं इस प्रोसेस में, जिससे हम जो एसेट ओनर है या जो इन्वेस्टर है उसके सर्कमस्टांसेस और कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ये भी देखेंगे कि एसेट ओनर की जो एसेट साइज है, लिक्विडिटी है, टाइम होराइजन, टैक्स इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स जो होती है वो कैसे इफेक्ट करती है वो कैसे इफेक्ट करती है एसेट एलोकेशन की चॉइस को। फिर हम ये भी देखेंगे कि सर्कमस्टांसेस ऐसे कौन से होते हैं जो ट्रिगर करते हैं री इवेल्युएशन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि व्हेन और हाउ एसेट ओनर कब उसको चेंज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म शिफ्ट करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टर के बिहेवियर्स जो इंटरफेयर करते हैं एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट आया वो आया हमारा एसेट साइज। एसेट साइज क्या होता है, जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए बनाते हैं। किसी का पोर्टफोलियो 100 करोड़ का हो सकता है, किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का भी हो सकता है और किसी का पोर्टफोलियो मान लो 10 लाख का भी हो सकता है। ठीक ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये 100 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, ये लार्ज और स्मॉल जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और उनके क्या क्या एडवांटेज भी होते हैं लार्जर पोर्टफोलियो लेने के और शॉर्ट पोर्टफोलियो, स्मॉल पोर्टफोलियो लेने के। तो इसमें हम ये देख रहे हैं जो साइज ऑफ द पोर्टफोलियो होती है वो क्या होती है, वो लिमिट करती है हमारा अपॉर्चुनिटी सेट। अपॉर्चुनिटी सेट क्या होता है कि हम ऐसे कौन कौन से एसेट क्लासेस है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो एक्सेसिबल है एसेट ओनर के पास, तो वो हम क्या करते हैं उसमें, उसी के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में और उनकी अवेलेबिलिटी भी उसी पर ही डिपेंड करती है कि हमारा साइज ऑफ अ पोर्टफोलियो क्या है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी अभी। इसमें ये बोल रहे हैं इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमिक्स में ये मैंने पढ़ा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, जब मान लो कि मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, कुछ पेन प्रोड्यूस कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेन प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरे को एक पेन को बनाने में 5 रुपीज लग रहे हैं।
अगर मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करूं तो जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जैसे जैसे मैं ये पेन की प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगी वैसे वैसे मेरी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगी तो कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे हैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें ये बोलते हैं एडवांटेज क्या होती है एक लार्जर पोर्टफोलियो लेने की। एग्जांपल 100 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है उसको लेने की एडवांटेज क्या होती है? उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो जनरली कंसिडर कर सकते हैं ब्रॉडर सेट ऑफ एसेट क्लासेस और स्ट्रेटेजीज। जितनी ज्यादा बड़ी होगी ना पोर्टफोलियो तो उसके हिसाब से हमारे पास पैसे भी खूब सारे होंगे जिससे कि हम बहुत सारी चीजों में और एसेट क्लासेस को देख सकते थे। फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटी हो गई, हेज फंड्स हो गए और हमारा रियल एस्टेट हो गया, इन सब में हम अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाकर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम सफिशिएंट हमारे पास गवर्नेंस कैपेसिटी भी होती है। सेकंड, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो हम सोफिस्टिकेटेड और अच्छे स्टाफ के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और हमारा एक और चीज है, अगर हमारा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर मैं कोई भी चीज बाय और सेल करूंगी ना तो इससे क्या होगा, ग्रेटर इंपैक्ट होगा, प्राइस इंपैक्ट। जब कैपिटल इनफ्लोज होती है तो वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को ये आइडियाज देती है कि वो अपने जो कोर उनकी थीसिस है उसके अलावा भी कुछ सोच सके। इसकी डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि इसका क्या होगा, मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड की बात करूं, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड है तो उसमें क्या होगा कि उसमें बोलेंगे कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना वो 10 लाख की है। ठीक है, अब किसी इंसान के पास अगर 10 लाख नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो उस फंड में तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो उससे क्या होगा, वो अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ये क्या करती है, एग्जॉस्ट करती है कैपेसिटी को। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं ना उसको क्या करेंगे, वो हमें हायर करने पड़ेंगे फुलफिल करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन, और उससे क्या होगा, हमें फिर मॉनिटर भी करना पड़ेगा सारी चीज। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉस्ट ही तो लग रहा है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, जब ऑर्गेनाइजेशन जब हमें बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें हायरार्कीज में लोगों को रखना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था गवर्नेंस हायरार्की, इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस वाले जो था भी प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं उसमें था कि 3 अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो सेबी है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो गवर्न करता है सब चीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है। सेकंड नंबर पे आते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जैसे मैं कि मैं मान लो फंड मैनेजर हूं और मैं सारे इन्वेस्टमेंट्स बना रही हूँ। थर्ड में आएंगे जो और मतलब थर्ड पार्टी के कोई रिसोर्सेज में अगर यूज करें तो उससे क्या होगा, इससे जब ज्यादा हायरार्की होती है तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है क्योंकि हर लोगों से पूछ पूछ के हमें पूरा डिसाइड करने के लिए कोई भी चीज टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इंटेंसिव इंसेंटिव्स और हमारी रिटर्न्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे हम बेनिफिट नहीं हो सकते बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट जो हम स्मॉलर नीश मार्केट्स में करना चाहें, या फिर हम स्किल्ड कोई मैनेजर है वो स्मॉल उसका ये सेट है तो हम उसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या है, जो स्मॉल एसेट ओनर्स है जिनकी छोटी पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की किसी की पोर्टफोलियो है तो उसकी क्या एडवांटेज है। एडवांटेज इसमें एक नंबर्स दे रखे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि हम इसके हिसाब से ये बोले कि ये पोर्टफोलियो छोटी है या ये पोर्टफोलियो बड़ी है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। बट इसमें एक ये चीज बोली है कि जो टू स्मॉल जब होते हैं तो हम एडवोकेटली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं रेंज ऑफ एसेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए, और कोई हमारे पास स्टाफिंग कंस्ट्रेंट्स नहीं होती। जो इसकी प्रॉब्लम थी वही इसकी एडवांटेज है, जो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा था कंस्ट्रेंट्स थी जो हमारी स्टाफ हमें लेना है, उसमें इसकी क्या है, ये एडवांटेज हो गई है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो उसकी एडवांटेज है लार्जर पोर्टफोलियो की वही इसकी डिसएडवांटेज होगी कि हम प्रॉपर्ली प्राइवेट इक्विटी में, हेज फंड्स में, रियल एस्टेट में हम नहीं कर सकते इसको इन्वेस्ट। फिर ये भी बोल रहे हैं कि जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो बड़े बड़े फंड्स होंगे उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगी, फॉर एग्जांपल 10 लाख या और भी ज्यादा 20 लाख, तो उससे क्या होगा, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं एसेट साइज कंस्ट्रेंट के हिसाब से, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, ये पूरा पोर्शन है रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसेट साइज जो है वो क्या होती है, मोर एक्यूट होती है। जो एज अ कंस्ट्रेंट की बात करूं तो मोर ज्यादा वो ना इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन पे ज्यादा दिखती है वो कंस्ट्रेंट एज कंपेयर टू योर इंस्टीट्यूशनल एसेट ओनर्स। इसमें एक एग्जांपल है कि ये जो वेल्दी फैमिली होती है वो क्या करती है, वो फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप्स कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उनके पास बहुत सारे अलग रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है पोर्टफोलियो की। इसमें आप ये देख रहे हैं कि देखो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस दी हुई है, ये एसेट क्लासेस दी हुई है, फिर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर का क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कैश इक्विवेलेंट्स और मनी मार्केट फंड्स में क्या इन्वेस्टर कंस्ट्रेंट्स है, देयर इज नो साइज कंस्ट्रेंट्स, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता इसमें। ठीक है, अब लार्ज कैप की बात करूं या स्मॉल कैप की बात करूं या इमर्जिंग मार्केट, ये सारी क्या चीज है, ये इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्विटी है ये। तो इसमें क्या होता है, ये जनरली एक्सेसिबल होती है लार्ज और स्मॉल एसेट ओनर्स की, क्यों, क्योंकि ये हम इक्विटीज को क्या एक शेयर भी ले सकते हैं और हम थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स भी ले सकते हैं, तो ये क्या है, एक्सेसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए।
बट इसमें क्या होता है, ऑल्दो द वेरी लार्ज एसेट ओनर जो होगा वो भी कंस्ट्रेंड हो जाएगा अमाउंट ऑफ एसेट्स एलोकेटेड टू अ सर्टेन एक्टिव स्ट्रेटजीज एंड मैनेजर्स। जो इसमें ये बोलते हैं कि जो लार्ज अगर किसी का पोर्टफोलियो होगा तो वो क्या करेगा, वो प्राइस इंपैक्ट होता है। अगर वो बाय और सेल करेगा तो ऐसे तो अगर उसने यहाँ पर बाय किया मान लो तो वो तो मूव कर देगा मार्केट को, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये एक क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो वो उस पर एक लिमिट लगा देती है रेगुलेशन गवर्नमेंट कि आप ना इतने बिड्स में या फिर आप इतने शेयर्स या इतने लॉट्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब इसमें मैं ये बात कर रही हूँ, ये बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, ये सारा क्या है, बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स है और प्राइवेट इक्विटी ये अलग है, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ तक है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का क्या इशू आता है, वो भी एक्सेसिबल होती है लार्ज और स्मॉल एसेट ओनर्स की, बट जो प्रूडेंट अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो वो स्मॉलर एसेट ओनर्स उनको अलग किसी व्हीकल के थ्रू करनी पड़ेगी। उनके पास कोई वो मतलब बॉन्ड ऐसा कोई प्राइवेट रियल इक्विटी हम वो कर नहीं पाएंगे बाय। वैसे अगर मैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो इसमें भी उनकी अपनी एक अलग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो लार्ज इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, वो तो बाय कर सकते हैं इनको, हेज फंड्स को बाय कर सकते हैं, प्राइवेट डेट को, इक्विटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर, टिम्बरलैंड या फिर फॉर्मलैंड, बट जो छोटा पोर्टफोलियो होगा ना वो नहीं कर सकता इसको, उसके लिए उनको सिर्फ ईटीएफ्स में बाय करना पड़ता है। जो हम सेकंड कंस्ट्रेंट देखने जा रहे हैं वो है हमारा लिक्विडिटी का पोर्शन। लिक्विडिटी का पोर्शन में हम दो डायमेंशंस ऑफ लिक्विडिटी देखते हैं। एक तो एसेट ओनर की तरफ से लिक्विडिटी की जो नीड है, मान लो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरे को लिक्विडिटी की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके हिसाब से देख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या देख रही हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एसेट क्लासेस का। एक जो लिक्विडिटी है, जो मान लो मैं हूं इन्वेस्टर, मेरे को कोई जरूरत है अगर किसी एसेट की, तो वो मेरे तरफ से एक तो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा कोई कोई एसेट क्लासेस, एग्जांपल जो इक्विटी है, बॉन्ड है, इसको हम जल्दी बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, ये लिक्विड एसेट्स है, कैश हो गया हमारा। बट क्या रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, ये क्या है, ये इलिक्विड एसेट है। तो ये क्या है, इनका अपना पर्सनल, इनका लिक्विडिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकी है। अब ये बोल रहे हैं कि नीड फॉर लिक्विडिटी वो क्या करती है, वेरी करती है एसेट ओनर के हिसाब से और उसके गोल्स के हिसाब से। एग्जांपल मान लो अगर कोई बैंक है और उसको ना ऐसा कुछ इशू हो रहा है, उसको एक कुछ ना कुछ तो अपना पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट का वो क्या करना पड़ेगा, लिक्विड रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास क्या रहते हैं, डिपॉजिट्स रहते, तो वो कभी भी लोग आ सकते हैं। तो एक मार्केट में ऐसा उनको लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो रही है, कोविड का टाइम है या कुछ ऐसा क्राइसिस का सिचुएशन है, तो उससे क्या होगा, वो फटाफट से भाग भाग के जाएंगे बैंक के पास, बोलेंगे कि मेरा डिपॉजिट्स वापस करो। डिपॉजिट वापस करेंगे तो अगर उनके पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, भरोसा टूट जाएगा डिपॉजिटर्स का, उससे बैंक क्रैश होने की भी चांसेस हो सकती है। इसे हम एक तरह से बोलते हैं बैंक रन अगर कोई आ गया तो फिर इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, उनको लार्ज जो पोर्टफोलियो डे टू डे उनकी जो ऑपरेशन है उसके हिसाब से उनको सपोर्ट करते हुए ही वो पोर्टफोलियो को बनाना पड़ता है। वो होना चाहिए हमारा हाई क्वालिटी का, वेरी शॉर्ट टर्म होना चाहिए और लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए। इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि ये जो नीड फॉर लिक्विडिटी है ना, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करती है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, और ये भी डिपेंड करती है कि क्या ऐसे रिसोर्सेज है जिसको हम हेल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। एग्जाम्पल, अगर मान लो एक फैमिली है, ठीक है, और उसके सेवरल चिल्ड्रंस है जो कॉलेज की एज पे है, तो उनको क्या होगा, लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ कपल जिनकी जो सेम एज पे है बट उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो उनको कोई लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है जो एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन, अदर फैमिली। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट में कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है सच एज सॉवरेन वेल्थ फंड्स और एंडाउमेंट फंड्स, वो क्या करते हैं, इलिक्विडिटी के जो प्रीमियम है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, इन सब में क्या होती है, इलिक्विडिटी के प्रीमियम्स होते हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हमें ना ये बहुत जरूरी है कि हम इवेलुएट करें अपने लिक्विडिटी के नीड्स। अगर कोई एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रेस इवेंट हो जाए तो उसके लिए अभी हमें तैयार रहना चाहिए कि हम अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना कोई, तो हमें ये देखना चाहिए कि मान लो अगर कोविड की कोई सिचुएशन आ रही है फिर से ऐसा कोई सिचुएशन, तो क्या हम जल्दी से उसको लिक्विड कर सकते हैं उस पोर्टफोलियो को। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सर्टेन लेवल ऑफ इलिक्विडिटी भी लगाती है, क्योंकि जब कोई पैनिक की सिचुएशन आती है ना तो लोग क्या करते हैं, पैनिक में ना सेल करते हैं। पैनिक में अगर सेल होगा कोई भी चीज तो उससे क्या होगा कि हम अच्छे से रिटर्न्स निकाल नहीं पाएंगे। जो मेंटल फोर्टिट्यूड है या डिसिप्लिन है वो सब लोग मेंटेन नहीं कर पाते क्राइसिस के जब क्राइसिस आता है। तो इससे क्या होगा, अगर हम कुछ पोर्शन इलिक्विड रखेंगे या लेस लिक्विड इन्वेस्टमेंट में रखेंगे तो वो बेच नहीं पाएंगे उसको, तो वो उससे क्या होगा, हम थोड़े रिटर्न्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये अप एंड डाउन होता है मार्केट में, दिस इज योर साइक्लिकल, ये लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं होता, हमेशा मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ही रहती है। तो ये जो पैनिक की सिचुएशन होती है उससे क्या होता है, पैनिक सेलिंग जो बात कर रही हूँ मैं, उससे क्या होगा, ये परमानेंट लॉसेस कर देती है हमारे कैपिटल पे, तो वो हम अर्न्स नहीं कमा पाते, वो जो रिटर्न्स है ना उसको हम अर्न ही नहीं कर पाते, फिर उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो थर्ड कंस्ट्रेंट है वो है हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट टाइम होराइजन। टाइम होराइजन बोलते हैं, दो तरह से हम टाइम होराइजन को देखते हैं। एक तो चेंजिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जो एक अगर इंसान काम कर रहा है ना तो उसकी जो सैलरी है
जो उसको सैलरी मिल रही है या फिर प्रॉफिट्स उसको मिल रहे हैं, तो ये क्या है, उसको पैसे ही तो मिल रहे हैं। अपना ह्यूमन, अपना वो जब वर्क कर रहा है, अपने जो वर्किंग जो अपने आवर्स है उनको जब वो काम पे लगा रहा है, तब उसको क्या मिल रहा है, एक कैपिटल मिल रहा है। तो वो जब अपने 24 आवर्स जो है उसमें काम करता है, तो उसको क्या मिलता है, इन रिटर्न उसको मिलता है पैसे। तो एक लाइबिलिटी को जब हम पे करते हैं एट अ गिवन पॉइंट इन फ्यूचर, और गोल वो फंडेड होना चाहिए स्पेसिफाइड डेट से, तो वो क्या करता है, एसेट ओनर की होराइजन को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक जो लाइबिलिटी है, इसका मैं बताती हूँ, एक लाइबिलिटी जिसको हमें पे करना है एट अ गिवन पॉइंट इन फ्यूचर, या फिर जो गोल है उसको पूरा करना है। मान लो एक 12 ईयर्स का कोई बच्चा है, ठीक है, उसको ना वहां जाना है, अपने कॉलेज में जाना है, तो वो 17-18 में जाएगा, तो इसका टाइम होराइजन क्या होगा, एक गोल है ये कि कॉलेज में जाना है उसको, तो इसका गोल अगर 5 ईयर्स का है तो ये टाइम होराइजन हो गया। तो यही इसको डिफाइन कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो बॉन्ड लाइक रिस्क के हिसाब से होता है, जो मैंने बताया था पहले भी कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे बॉन्ड की जो एलोकेशन होती है वो इंक्रीज होती है और इक्विटी की एलोकेशन कम होती है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमने पहले भी देखा था, जस्ट अ सेकेंड, जो हमने एक डायग्राम देखा था जो कि ऐसे बना था, जो इसमें यहाँ पे था हमारी टोटल वेल्थ थी यहाँ पे, और इधर क्या था हमारा, यहाँ था हमारा एज, तो यहाँ पे लिखा था 25 और यहाँ पे लिखा था 65। तो हमारी जो ये पूरी एलोकेशन थी ऐसे एक इंक्रीजिंग ग्राफ थी, ये सबको याद है। ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे लिखा था, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, नहीं देखा ना तो रिविजन कर लेना अपनी प्रीवियस उसमें। ये ह्यूमन कैपिटल था, यहाँ था फाइनेंशियल एसेट्स था, तो इसी के हिसाब से बताते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बॉन्ड लाइक रिस्क होता है जो डिक्लाइन करता है ओवर टाइम, और उसकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो इंक्रीजिंग एलोकेशन टुवर्ड्स बॉन्ड्स दिखाती है। अब इसमें ये बोलते हैं सेकंड उसमें कि चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटीज जो होती है ना उनका भी कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो कि एक पेंशन, इसमें बोल रहे हैं कि देखो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ लाइबिलिटीज चेंज एज दे अप्रोच मैच्योरिटी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। एक पेंशन बेनिफिट प्रोग्राम है, एक पेंशन प्लान है, तो मान लो कि उसके एम्प्लॉयज जो है वो यंग है, अभी रिटायरमेंट की जो एज है वो बहुत दूर है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो किसके थ्रू हेज होगी, वो होगी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ। फिर मान लो जो एम्प्लॉयज है वो मिड में आ गए हैं, अब वो कुछ टाइम में रिटायर होंगे, बट बीच में, मतलब अभी फ्यूचर में, मतलब रिटायरमेंट होने के उनका भी टाइम है, बट वो बीच में है, ठीक है, मान लो 40 ईयर्स के या 45 ईयर्स के, तो उनकी जो लाइबिलिटी होगी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरमीडिएट या फिर शॉर्ट टर्म बॉन्ड से। मान लो नेक्स्ट उसमें ये एक लाइबिलिटी तो चल रही है पेंशन फंड की, बट इसमें क्या हो रहा है, पेंशन प्लान है, एक पेंशन फंड है, इसको हमें क्या करना है, हमें पैसे देने हैं लोगों को, बट इसकी जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता जा रहा। जब दूर है तो हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे कर रहे हैं, जब पास आ रहा है और तो हम इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, और जब बहुत एकदम रिटायरमेंट सर इमिनेंट बहुत पास आ गई है, तो वो लाइबिलिटीज क्या होगी, वो कैश लाइक बिहेव करने लग जाएगी। अब इसमें ये भी बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर होता है ना वो प्रायोरिटाइज, वो उसकी जो प्रायोरिटी होती है ना सर्टेन गोल्स और लाइबिलिटीज की, वो भी हमारा जो कैरेक्टर ऑफ द लाइबिलिटीज को डिपेंड वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एग्जांपल है, एक 75 ईयर ओल्ड का कोई बंदा है रिटायर्ड, उसके दो गोल्स है, एक तो उसको फंड करना अपना कंजम्पशन नीड्स थ्रू एज 95 तक, उसको अपना जो ये 20 ईयर्स है उसको अपना जो कंजम्पशन उसको लग रहा है कि मैं 95 तक जी सकता हूँ, तो उसको अपनी कंजम्पशन भी तो फंड करनी पड़ेगी क्योंकि वो रिटायर हो चुका। नेक्स्ट उसका क्या है, एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है उसका कि फंड करनी है उसको कंजम्पशन आफ्टर 95 एज और 105 एज तक करनी है। अब जब एक बात बताओ, जब जो उसकी 95 की, जो अभी वो 75 का है और 95 तक उसको करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी कि वो जी सकता है, उसकी क्या होगी, ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगी, और वो क्या होगा, लेस विलिंग होगा रिस्क लेने के लिए, तो वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा रिस्क की एसेट्स में नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जो 95 से लेके 105 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो तो कम होगा ना कि वो इतने टाइम तक मतलब जी सकता है, तो उसकी लो प्रोबेबिलिटी है, जो कि हम देख भी सकते हैं कि उसके पास इनसफिशिएंट फंड्स है अपने इस गोल के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मोर ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक ना हमने शायद प्रीवियस चैप्टर में एवी और ना चार्ल्स थी, एक एवी और चार्ल्स थी, शायद ली वाला जो एग्जांपल था एक ना, वो था कि एक फैमिली है, मैं शायद आप लोगों को याद आ जाए, अगर याद आए तो प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन सा वो एग्जांपल था, क्या नाम था उसका। इसमें 5 थे बेसिकली फैमिली मेंबर्स, तो 5 फैमिली मेंबर्स है, एक है हस्बैंड, एक है वाइफ, फिर उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक डॉटर है एक सन है। और इसमें क्या है, जो डॉटर और सन है ना, डॉटर दोनों ही अनमैरिड है, और जो डॉटर है ना उसको क्या है, मतलब डॉटर की एक बेटी है, ग्रैंड डॉटर है एक, इन लोगों की, इनके लिए हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक तो इनकी कॉलेज की एजुकेशन उनको पूरी करनी है अपने सन के लिए, एक उनकी एस्पिरेशन है इनकी वाइफ की कि वो एक चैरिटी में अपना गिफ्ट दे सके, थर्ड है उनका स्पेशल नीड ट्रस्ट जो वो अपने ग्रैंड डॉटर के लिए पास ऑन करना चाहती है,
और ये है इनकी जो कंजम्पशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये इसमें बस यही बताया हुआ है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कंजर्वेटिव है तो 100% वो बॉन्ड्स में है, मॉडरेट है तो ऐसे एलोकेशन 60-40 है, एग्रेसिव है तो 100% इक्विटी। ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से एसेट एलोकेशन की है। तो इसमें क्या है, देखो ये 60-40 कर रखा है ना, ये वाला नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, जो ये एग्रीगेट पोर्टफोलियो है, जब इनकी ये वाली रिक्वायरमेंट्स थी, ये वाले गोल्स थे, तब उनका क्या था, ये 25% जो था हमारा इक्विटीज था और 75% बॉन्ड्स था। अब उनका क्या हुआ, आफ्टर 20 ईयर्स, ये वाला जो चीज है दिस इज आफ्टर 20 ईयर्स, जो उनकी कॉलेज एजुकेशन थी सन की वो पूरी हो चुकी है और वो अच्छा खासा वेल सेटल्ड हो चुका है, तो ये रिक्वायरमेंट अब नहीं है। जो उनका चैरिटेबल गिफ्ट था वो भी वो पूरा कर चुके हैं, तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अब उनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो है उनको अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए जो उनको ट्रस्ट देना है, और ये तो बेसिक जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है ये तो एज इट इज ही है। देखो तो उनका क्या हुआ, अब एक एलोकेशन ही चेंज हो गया, जैसे जैसे अर्जेंसी थी वैसे वैसे उसके हिसाब से क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर ऑफ लाइबिलिटी ही चेंज हो गई। 30% इक्विटी हो गई, 70% बॉन्ड हो गया। पहले क्या था 20%, तो अब इक्विटीज इंक्रीज हो गई और बॉन्ड्स जो है वो कम हो गया। तो इसी के साथ ये वाला हमारा हुआ सेशन कंप्लीट। इसी के साथ आज का हमारा डे 12 का जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ है। सिंस ये चैप्टर थोड़ा छोटा है एज इन कंपैरिजन टू योर प्रीवियस चैप्टर, तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं अभी मतलब फटाफट से इसको पढ़ के, डे 13 है आज, वैसे तो मेरे कल बहुत तेज सर में दर्द हो गया था और मैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही, 4-5 घंटे ही सो रही हूँ, तो अब मैं इसमें जो ये आज का था ये अभी डाल देती हूँ। डे 12 वाला जो है, डे 13 का मैं अभी आज कोशिश करती हूँ, नहीं तो ये मॉर्निंग तक सुबह आपको 7:30 या 7 बजे तक आपको मिल जाएगी वो दूसरी जो वीडियो होगी डे 13 की, और डे 14 की तो आपको टाइमली मिल जाएगी शाम को कल ही। तो फिर हमारा ये एसेट एलोकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग और स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं मिलती हूँ, और डे 12 की ये जो टास्क है इसको कंप्लीट कर लेना, मेरी तरफ से हो चुका है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके बाय, साइनिंग ऑफ।